सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा कहानी का अध्ययन करेंगे। पहले मैं यह बता दूं, प्रेमचंद, उनका जीवन परिचय, उनका वास्तविक जीवन कैसे व्यतीत हुआ। मुंशी प्रेमचंद एक कहानीकार, उपन्यासकार एवं साहित्य जगत में कथाकार के नाम से भी सुप्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास गांव लम्ही, उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआत में जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो अपने गांव में ही प्राप्त की थी। उनका जो बाल्यकाल था यानी कि बचपन था वो दुखद था। जल्दी ही इनके पिता के मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने जल्दी ही मुंशी प्रेमचंद की शादी करवा दी। मुंशी प्रेमचंद की जो पत्नी थी वो काली थी, कुरूप थी, उनको पसंद नहीं आई, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने उनको तलाक दे दिया और अपनी मनपसंद शादी की। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम, जो सही नाम है, वो धनपत राय था, लेकिन जब इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना आरंभ किया तो प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ किया था। मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। मुंशी प्रेमचंद ने बीए तक अपनी शिक्षा बीए तक इन्होंने पढ़ाई की है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी है छोड़ दी थी। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, 11 उपन्यास लिखे। 11वां उपन्यास मंगलसूत्र है वो अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद ने कविताएं भी लिखी। ठीक है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाँ, मुंशी प्रेमचंद का देहांत 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हो गया था। मुंशी प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो एक वास्तविक कहानी नहीं थी, समाज से संबंधित कहानियाँ नहीं थी, मनोरंजक पर कहानियाँ वो थी। लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद ने लिखना आरंभ किया तो उन्होंने समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया और अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, भाषा शैली, सभी प्रकार की शब्दों का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया और हिंदी साहित्य में इनको सम्राट की उपाधि प्राप्त है। मुंशी प्रेमचंद ने बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत जैसी समस्याओं को उठाया है। अब हम मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है जो दो बैलों की कथा, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। हाँ, पढ़ने से पहले मैं यह बता दूं कि जो मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा है, नाम से ही पता चल रहा है कि कहानी में दो बैल हैं, एक का नाम मोती और एक का नाम हीरा है। ठीक है। मोती जो है वो बगावत करता है, यानी कि वो गुस्से वाला है, और हीरा जो है वो उसका स्वभाव जो है वो कोमल है। ठीक है। यानी कि वो दया भावना अपने जीवों के प्रति रखता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में बताया है कि इसमें एक पात्र है प्रमुख, जुर्री, और उसका साला है गया। वह जुर्री के पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। एक दिन उसका साला गया आता है और दोनों बैलों को ले जाता है। वह रास्ते में उनको बहुत पीटता है और खाने में सूखा भूसा उनको डालता है, तो दोनों बैल बगावत करते हैं। रात को वहाँ से रस्सी तड़वा कर वापस जुर्री के पास आ जाते हैं, लेकिन जूरी है वापस गया के साथ उनको दोबारा भेज देता है
और वह पहले से ज़्यादा उनके साथ कठोरता से पेश आता है। उनको सूखा भूसा भी नहीं डालता। जो उसकी पुत्री है, जूरी के साले गया की जो पुत्री है, वह रात को दोनों बैलों को खोल देती है और उनको वहाँ से भगा देती है। और बैल भागते भागते इतनी दूर भाग जाते कि वो रास्ता भूल जाते जिस रास्ते से वो आए थे। फिर वो उनको भूख लगती है तो वह एक मटर के खेत में जाते हैं, वहाँ चारा खाते हैं। उन्होंने सामने से एक सांड आते हुए दिखाई देता है। वह सांड से डटकर मुकाबला करते हैं। दोनों एक सामने से उसको मारता है तो दूसरा बैल पीछे से उसको मारता है और सांड को वहाँ से भगा देते हैं। तभी वहाँ खेत का मालिक आता है। वह दोनों बैलों को पकड़कर काजी होज में बंद कर देता है। काजी होज है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। काजी होज होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं। वहाँ की दीवार कच्ची है तो वह सींगों से उस दीवार को गिरा देते हैं और वहाँ पर अन्य पशु भी कैद थे, उनको भी आज़ाद करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर काजी होज का मालिक है, उनको दड़ियल से बेच देता है। दड़ियल यानी कि जो जल्लाद होता है, ठीक है। लेकिन वह दोनों उससे रस्सी छुटवाकर भाग जाते हैं और इतने तेज़ भागते हैं कि वह दोबारा उसी रास्ते पे आ जाते जिस रास्ते गया उनको अपने साथ लेके गया था। तो वह जूरी के घर आते हैं। जूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर दड़ियल आता है। वह कहता है कि ये बैल मेरे हैं। वो कहता है कि नहीं, ये मेरे हैं। तो वह उनका मुकाबला करता है तो वहाँ से वो चले जाते हैं। इस प्रकार कहानी का अंत होता है, ठीक है। पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को है, और भी विस्तार से पढ़ेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन यानी जिसमें दिमाग नहीं होता, तो गधा है जानवरों में सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल यानी कि खुशी, ठीक है, खुश होता है। कौन से महीने में? बैसाख में, ठीक है। जो हमारा अप्रैल मई का महीना होता है वो बैसाख का होता है। फिर कहता है पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। इसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी विषाद यानी कि एक दुख सा, ठीक है, मुरझाया हुआ चेहरा से उसका दिखता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर कम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। एक शब्द आया है कुसमय। कुसमय होता है बुरा समय, और ये यहाँ पर जो लाइन अभी हमने पढ़ी है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है, यानी कि जो उनके अंदर दुख उठता है उसको अंदर ही अंदर वो दबा लेते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से, यानी कि जो उन पर बुरा हो रहा है उसके खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठाते तो शायद आज वो सभ्य कहलाने लगते। सभ्य यानी कि कार्य करने वाले, एक अच्छे इंसान। जापान की मिसाल सामने है।
एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, गण्य गिना जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। ठीक है, बैल। गधे का एक छोटा भाई बता दिया, बैल। आगे पढ़ेंगे। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी कि बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ एवं सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। बछिया के ताऊ यानी कि बछिया का जो बच्चा होता है, ठीक है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। लास्ट की 2 लाइनें ये पढ़ेंगे। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। ठीक है। जूरी काछी यानी कि कोई जाति है। ठीक है। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ठीक है। जूरी के पास थे वो बैल जिसका नाम, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति यानी कि जैसे इनमें जाति होती है, ठीक है, गाय में जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, ये देसी गाय है, ये अमेरिकन गाय है, ठीक है, ऐसे ही ये साहिवाल गाय हैं। ऐसे ये पछाई जाति के थे, वो कोई नस्ल है, ठीक है, उनकी कोई जाति है। देखने में सुंदर, काम में चौकस यानी कि अच्छी तरह से वो कार्य करते थे। डील में ऊंचे, डील यानी कि जो उनका कद है, ठीक है, वो ऊंचा था। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, यानी कि दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे थे तो दोनों में मित्रता हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विनिमय यानी कि मूक भाषा में, मूक यानी कि जो नहीं बोली जाती लेकिन फिर भी उनकी अपनी कोई भाषा थी, ठीक है। आदान प्रदान करना, विनिमय यानी कि आदान प्रदान करना। कभी एक दूसरे की बात को सुन रहे थे तो इसलिए मूक भाषा होती है जो नहीं बोलते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। गुप्त यानी कि छिपी हुई। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही तोल दप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि जब वो बैलगाड़ी में जोड़ दिए जाते थे, ठीक है, तो दोनों बैल आपस में ये सोचते थे कि मेरा जो मित्र है, जो मेरा साथी है, सहपाठी है, उसकी तरफ कम बोझ डाला जाए और मेरी तरफ ज़्यादा बोझ रखा जाए। दोनों यही सोचते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या यानी कि सायंकाल को, श्याम जिसको हम बोलते हैं, श्याम का समय संध्या काल, इवनिंग, संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपने थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते थे। यानी कि नाद यानी कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं खोर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर बैल चारा खाते हैं, ठीक है, पशु चारा खाते हैं, नाद होती है खोर, ठीक है। तो जब उनके भूसा यानी कि खाने के लिए
चारा डाला जाता, दोनों बैल एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम, गोई यानी कि संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई यानी कि दोनों बैलों को, ठीक है, दोनों वो जोड़ी है, शायद उनका नाम रखा हो गोई, ठीक है, किसने, जूरी ने, किनका, बैलों का। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता, हाँकता यानी कि चलाना, ठीक है, ऐसे आवाज़ लगाना, ठीक है, आगे आगे चलने के लिए हाँकना, आवाज़ लगाना। तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता, पगैया यानी कि जो नाथ है, ठीक है, उस पर जो रस्सी बंधी हुई थी, तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी कि आंगन, ठीक है, उसी के द्वार, दरवाजे यानी कि घर के आंगन में ही। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। संध्या शाम को। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल बारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों से देखा यानी कि ऐसे टेढ़ी नज़र से, ठीक है, नीचे दोनों बैलों ने नीचे कान किए, ठीक है, नीचे गर्दन थी और कान भी नीचे की तरफ कर लिए और एक दूसरे की तरफ देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता यानी कि रात को सभी गांव के निवासी है जब सो जाते हैं उसको सोता पड़ जाना कहते हैं। तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पगे यानी कि जो पगहिया उन पे बैलों को बांध रखी थी, ठीक है, रस्सी भी हम इनको बोल सकते हैं। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी, एक झटके में रस्सियाँ टूट गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, तब हम अधूरी कहानी जो रहती है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, सभी विद्यार्थी एक बार 2 बार इस कहानी को अवश्य सुने, ठीक, और वीडियो देखें। हम कहानी को मन लगाकर उसकी गहराई में जाकर पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर याद करते हुए, लिखते हुए इतनी मुश्किल नहीं होती। इसलिए जो भी वीडियो आती है उसे ध्यान से सुने और अच्छे से देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।